मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। रात के करीब 9 बजे थे। गांव की वो छोटी सी चाय की टपरी पर पीतल के बर्तन से उठती भाप और जलती हुई लकड़ियों की चरचराहट सन्नाटे को चीर रही थी। उन दिनों गांव में ना तो इंटरनेट था और ना ही रात को जागने की कोई वजह। आदमियों के लिए दिन भर की थकान मिटाने का वक्त गुजारने का सबसे पसंदीदा ठिकाना कल्लू की चाय की टपरी हुआ करते थे। अरविंद और उसका जिगरी दोस्त राजा लकड़ी के ढीले ढाले बेंच पर बैठे कुल्हड़ में उठती गर्म चाय की घूंट ले रहे थे। हवा में हल्की ठंडक और नीम के पत्तों की सरसराहट से माहौल थोड़ा रहस्यमय हो उठा था। तभी दूर अंधेरे रास्ते से लालटेन की धीमी रोशनी डगमगाती हुई करीब आई। गांव के सबसे सम्मानित और बुजुर्ग व्यक्ति गोपाल मास्टर जी आ रहे थे। धोती कुर्ता, कंधे पर गमछा और चेहरे पर जिंदगी के तजुर्बे की गहरी झुर्रियां। गोपाल मास्टर को देखते ही राजा की आंखें चमक उठे। उसने बेंच पर थोड़ा खिसक कर जगह बनाते हुए कहा, अरे मास्टर जी आइए आइए, आप ही की कमी थे। कल्लू मास्टर जी के लिए कड़क चाय बना। अरविंद ने भी मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और बोला, मास्टर जी आज रात हवा कुछ अजीब सी चल रही है। ऐसे माहौल में आपके खजाने से कोई पुरानी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। गोपाल मास्टर ने बेंच पर बैठते हुए अपनी लालटेन बुझाई। कल्लू ने कुल्हड़ उनकी तरफ बढ़ाया। मास्टर जी ने चाय की एक धीमी सी चुस्की ले अपनी आंखें मूंदी, जैसे वो वक्त के किसी पुराने काले पन्ने को पलट रहे हों। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी नज़रों में एक अजीब सा खौफ था। बहुत साल पुरानी बात है, गोपाल मास्टर ने गहरी सांस लेते हुए आवाज़ में शुरू किया। तब मैं शहर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मैं जिस हॉस्टल में रहता था वो अंग्रेज़ों के ज़माने की पुरानी इमारत थी। सीलन भरी दीवारें, लंबे कॉरिडोर और रात को चीखती हुई हवाएं। मेरे कमरे से कुछ दूरी पर कमरा नंबर 13 था। हमारे वहाँ आने से बहुत पहले उस कमरे में एक लड़का रहता था, शंभू। शंभू बहुत होनहार था, लेकिन गरीबी और अकेलेपन की ऐसी जंग में हार गया था कि उसे उसी कमरे के पंखे में लटक कर अपनी जान दे दी। उसकी मौत के बाद वो कमरा हमेशा के लिए सील कर दिया गया। फिर कुछ सालों बाद हॉस्टल में एक नया लड़का आया, मोहन। मासूम, सीधा साधा, अपनी ही धुन में रहने वाला। लेकिन कोई नहीं जानता था कि मोहन दरअसल उसी शंभू का छोटा भाई था। मोहन अपने भाई की मौत का सच जानने और उसकी यादों के करीब रहने के लिए उसी हॉस्टल में आया था। जब मोहन को पता चला कि उसका भाई शंभू अब इस दुनिया में नहीं रहा तो वो अंदर से टूट गया। वो किसी से बात नहीं करता, दिन भर चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता। उसकी आंखों में गहरा अकेलापन और दर्द साफ दिखता, लेकिन असल दहशत तो रात को शुरू होती थी। गोपाल मास्टर की आवाज़ धीमी हो गई। अरविंद और राजा सांस रोके सुन रहे थे। हर रात, मास्टर जी बोले। रात के 2 बजते ही मोहन के बंद कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगती। ऐसा लगता जैसे कमरे में 2 लोग बैठकर बात कर रहे हों, जबकि सबको जानते थे कि मोहन कमरे में बिल्कुल अकेला रहता था। वो घंटों किसी से हंसता, रोता और गिड़गिड़ाता। गांव वालों और वो कोई नहीं, शंभू की आत्मा थे जो अपने छोटे भाई के मुंह को छोड़ नहीं पा रहे थे। शंभू अपने भाई से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मौत की सीमा लांघने के बाद आत्मा का प्यार भी खौफ बन जाता है। मोहन धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वो हर वक्त थर थर कांपता। भाई का प्यार अब उसके लिए एक जिंदा दुष्प्रभु बन चुका था। अरविंद ने अपनी चाय का कुल्हड़ कसकर पकड़ लिया। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। गोपाल ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। फिर आगे वो काली रात, अमावस्या की रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और हॉस्टल की बिजली कट चुकी थी। चारों तरफ गहरा, दम घोटने वाला अंधेरा था। अचानक रात के 2:30 बजे मेरी नींद खुली।
मुझे कॉरिडोर में छप छप किसी के नंगे पैर चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी कदमों से घसीटता हुआ चल रहा हो। हिम्मत जुटाकर मैं अपने कमरे की कुंडी खोलकर बाहर निकला। कॉरिडोर खाली था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, मगर वो चलने की आवाज़ बंद नहीं हुई थी। वो भारी कदम ठीक मेरे सामने से गुजरे। हवा में एक सड़ी हुई नमी और मोमबत्ती के धुएं की बदबू भर गई। पैर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फर्श पर पानी के गीले निशान खुद ब खुद बनते चले जा रहे थे। आवाज़ चलते चलते ठीक मोहन के कमरे के बाहर जाकर रुक गई। उसी पल मोहन के कमरे का दरवाज़ा अपने आप चड़मड़ाते हुए खुला। मोहन बाहर निकला। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। चेहरे पर खौफ की ऐसी लकीर थी जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। उसने कांपती उंगली से खाली कॉरिडोर अंधेरे की तरफ इशारा किया जहां कोई नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ गले में घुट रही थी। उसने रोते हुए कहा, मास्टर जी, वो आ गया है। शंभू भैया आ गए। वो कह रहे हैं कि अब मेरा अकेलापन खत्म हो गया। वो मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। इससे पहले कि मैं दौड़कर मोहन तक पहुंच पाता, एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया। हॉस्टल के सारे खिड़की दरवाजे जोर से पटक उठे। मोहन की एक भयानक चीख गूंजी और पूरे हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। गोपाल मास्टर खामोश हो गए। चाय की टपरी पर सन्नाटा इतना गहरा था कि अरविंद और राजा के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रहे थे। कल्लू के हाथ से चाय का चम्मच छूटकर नीचे गिर पड़ा। अरविंद ने हकलाते हुए पूछा, मास्टर जी, फिर मोहन का क्या हुआ? गोपाल मास्टर ने लंबी सांस ली। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, अगली सुबह जब पुलिस ने मोहन का कमरा खोला तो मोहन अपने भाई शंभू की पुरानी तस्वीर को सीने पर लगाए बिस्तर पर लेटा था। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, एक अजीब सी शांति थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिल डर के मारे बंद हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ शंभू अपने भाई को अकेला तड़पते नहीं देख सकता और उसे अपने साथ ले गया। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। गांव की टपरी पर जलती लकड़ियों की अंगार अब भी धीमे राख में बदलने लगा। गोपाल मास्टर जी की बात खत्म होते ही हवा में बर्फ जैसे जम गई। अरविंद ने घबराते हुए अपनी सूखी जीभ पर होंठ फेरे और कहा, मास्टर जी, तो क्या मोहन की मौत के साथ ही उस हॉस्टल का वो भयानक सिलसिला खत्म हो गया? गोपाल मास्टर जी ने अपने लालटेन की ओर देखा, जिसकी बातें अब बुझने के करीब थी। उन्होंने एक भारी और कड़कड़ाती भारी आवाज़ में कहा, खत्म नहीं अरविंद, अंत तो तब शुरू हुआ जब आत्माओं का मोह एक बार एक जिस्म की हदें पार कर जाए और वो किसी एक जगह को हमेशा के लिए अपना ठिकाना बना ले। मास्टर जी की आवाज़ की गूंज के साथ कहानी का दूसरा भाग शुरू हुआ। मोहन के जनाजे के बाद उस हॉस्टल को एक जहरीले खौफ ने जकड़ लिया। कमरा नंबर 13 तो पहले ही सील था। अब मोहन का कमरा भी हमेशा के लिए लोहे की भारी जंजीरों में बांध दिया गया। छात्रों ने एक एक करके हॉस्टल खाली करना शुरू कर दिया। महीना बीतते बीतते पूरे इमारत में सिर्फ 3-4 मजबूर लड़के बचे थे और मैं। लेकिन खौफ मरा नहीं था और वो बड़ा हो चुका था। पहले सिर्फ रात को 2 बजे एक फटी हुई फुसफुसाहट सुनाई देती, लेकिन अब आधी रात होते ही पूरे कॉरिडोर में छप छप नहीं बल्कि 2 अलग अलग तरीकों की आवाज़ें गूंजती। एक कदम भारी घसीटता हुआ, जैसे कोई सालों पुरानी गीली मिट्टी में भारी शरीर खींच रहा हो, और दूसरा कदम तेज़ और घबराया हुआ, जैसे कोई नंगे पैर किसी का पीछा कर रहा हो। अब वो आवाज़ें किसी एक बंद कमरे से नहीं बल्कि सीधे हॉस्टल के उस लंबे खुप अंधेरे कॉरिडोर में गूंजती हुई थी। एक रात बारिश की बूंद हॉस्टल की टीन के छत पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मैं अपने कमरे में दीपक की मध्यम रोशनी में पड़ रहा था। अचानक रात के 2:15 बजे हवा का रुख बदलने लगा। सीलन और बंद पड़ती मध्यम से बदबू से मेरा कमरा भर गया और तभी मेरे कमरे के ठीक दरवाजे के पार कॉरिडोर में बातें शुरू हो गई। भैया, मुझे ठंड लग रही है, यहाँ बहुत अंधेरा।
वो आवाज़ मोहन की थी, बिल्कुल साफ और मासूम, थरथराती हुई जैसे वो हवा में तैर रही हो। तभी एक दूसरी भारी गूंजती हुई आवाज़ आई, शंभू की आवाज़। डर मत मोहन, अब हम साथ हैं। देख, ये वही जगह है जहाँ उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया था। अब हम किसी को नहीं जाने देंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पसीना मेरी कनपट्टी से बाहर करने तक आ गया। और वो आत्माएं, दो सगे भाई, मौत के लकीर के उस पार मिलकर अब पूरे हॉस्टल के मालिक बन चुके थे। अचानक मेरे कमरे में लकड़ी की कुंडी पर खटखट की आवाज़ आई। मास्टर जी, दरवाज़ा खोलिए ना, भैया आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मोहन की आवाज़ ठीक मेरे कान के पास से आते हुए महसूस हुई, मानो वो दरवाजे की तरह से अपना मुंह सटाकर बोल रहा हो। मेरी हिम्मत के बांध टूट गए। मैंने आंखें जोर से मीच ली और मन ही मन ईश्वर का नाम जपने लगा। बाहर आवाज़ों का तांडव शुरू हो चुका था। दोनों भाइयों के हंसने की आवाज़ें, फिर अचानक उनके चीखने और रोने की कड़कड़ाहट। पूरे कॉरिडोर की ट्यूबलाइट्स बंद होने के बावजूद खुद ब खुद जलने बुझने लगी। दीवारों पर ईंटों के रगड़ने की खौफनाक आवाज़ें आने लगी, जैसे तो अदृश्य साए एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े दीवारों को खरीदते हुए दौड़ रहे हों। हॉस्टल का बचा कुछ आखिरी छात्र जो नीचे के कमरे में रहता था, खौफ के मारे नंगे पैर बारिश में ही बाहर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वो मुख्य फाटक के पास पहुंचा, हवा में तैरती दो काली परछाइयों ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने अगले दिन बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा, अंधेरे में दो साए खड़े थे। एक फांसी फंदे से झूलता हुआ नजर आ रहा था और दूसरे के पैर पकड़कर लिपटा हुआ था। अगली ही सुबह वो हॉस्टल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकार ने उस इमारत को खंडर घोषित कर दिया गया। गोपाल मास्टर ने अपनी बात रोकी और कल्लू की टपरी से पास लगे नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक खुल गई। आज भी, गोपाल मास्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर कोई इस पुराने हॉस्टल के खंडर के पास से रात को 2 बजे गुजरता है तो उसे दूर से 2 मोमबत्तियों की लौ चमकती हुई दिखाई देती है और सन्नाटे को चीरते हुए 2 लोगों के हंसने की आवाज़ आती है। शंभू और मोहन आज भी उस लंबे कॉरिडोर में हाथ पकड़े टहलते हैं और इंतजार करते हैं किसी तीसरे साथी का। कहानी खत्म होते ही टपरी पर सन्नाटा छा गया। अरविंद और राजा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हवा के एक झोंके से टपरी की लालटेन बुझ गई और तीनों अंधेरे में एक दूसरे की सांसों की धड़कन सुनते रह गए। गोपाल मास्टर ने अपनी लालटेन उठाई और जलाए बिना, कुछ बोले बिना अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ गए। अरविंद और राजा देर तक उस टपरी पर सुन बैठे रहे। रात का अंधेरा पहले से कई ज़्यादा और गहरा डरावना लग रहा था और दूर कहीं हवा में किसी के घसीटते हुए चलने की धीमी आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूँगा आपसे किसी और कहानी के साथ।